Hello everyone, welcome to a detailed solution for the CSAT 2018 question paper. In this, we would be covering all the QA and LR based questions. So this is basically one question at a time. With every question that pops up, we would be doing a detailed solution for the same. Now, we have also done the previous year analysis for all the previous year right from 2015, 2025 going below till 2011. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, I'd request go on to the playlist and see all those specific lectures. How you should be viewing these lectures? Pause the video once the question pops up, try to do the solution on your own, and then look out for the solution. Ideally, it involves certain amount of time, but अगर आप उतना अभी पुट इन करेंगे, it would be very efficient for you. Also, in this video, we have not covered DI based question, data interpretation. 2018 में बहुत extensively पूछे गए थे data interpretation के questions. We'll have a separate video for this. चलो, without wasting any time, let's start with our first question. If LSJXVC is the code for Mumbai. यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल समझना है. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जनरली द क्वेश्चन इज इन द फॉर्मेट ऑफ A is coded as B और A is called B और is known as B. इन सारे केसेस में आई राइट A फर्स्ट एंड देन आई गो टू B. इफ A इज कोडेड एज B, तो इसका क्या इन्फ्रेंस आप निकालेंगे? दिस इज सेम एज सेइंग B इज द कोड फॉर A. इफ दिस वैल्यू इज द कोड फॉर मुंबई, तो मुंबई कहाँ पे आना चाहिए? मुंबई हैज टू बी A. सो मुंबई is coded as LSJXVC. The code for Delhi. So Delhi would be coded as what? ये मुझे पता करना है. अब हमारे लिए काम आसान हो चुका है. अब देखो M और L पे जाना है. M is at 13th position, L is at 12th position. So -1. U से आपको S पे जाना है -2. M से आपको J पे जाना है 13 और 10 -3. तो आपको पैटर्न कहीं ना कहीं समझ में आ गया. -1 -2 -3, ये -4 पे, ये -5 पे. -5 का ये मतलब है आप पीछे चले जाओ. जैसे A -1 इज Z, मतलब एक लेटर पीछे. A +1 इज B. I -6 इज C. I की वैल्यू 9, C की वैल्यू 3. 9 - 6 इज 3. You get the pattern. So I just need to do -1, -2, -3, -4 and -5. D -1 is C. E -2 is also C. L, which is at 12, 12 - 3 is 9, 9 is I. H is 8, 8 - 4 is D. I is 9, 9 - 5 is again 4, which is D. C, C, I, D, D. Option A is our correct fit. बट ये जो फंडामेंटल है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन था वो आसान था, बट चांसेस है कि आगे वाले क्वेश्चंस में इस पे अगर क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस पार्ट को आप अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ RAMON is written as, is coded as 1 2 3 4 5. Dinesh is written as 6 7 5 8 4 9. HAMAM will be written as what? आप देखो कोड्स क्या गिवन है. A के लिए कोड गिवन है 2, सो आई राइट हियर 2. H के लिए कोड गिवन है 9, सो 9. M के लिए कोड गिवन है 3. A is 2, M is 3. 9 2 3 2 3. 9 2 3 2 3. Option B is our correct fit. कोडिंग डिकोडिंग, one-on-one कोडिंग, पोजिशनल कोडिंग, सिंपलर एंड पे है ये क्वेश्चन. ज़्यादा डिफिकल्ट इसको नहीं बोलेंगे. Direction for the following 3 questions.
दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डाइस, और डाइस पे एक सिंपल सा फंडामेंटल काम करता है. द टाइप ऑफ डाइस दैट वी आर लुकिंग एट इज अ जनरल वन एंड नॉट अ स्टैंडर्ड वन. स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस आर द डाइस which follow the property of opposite faces being equal to 7. So 2 should be opposite to 5 and 3 should be opposite to 4. ये होगा. अदर देन दैट जो भी डाइस हैं, अगर पेंट किया हुआ है, कुछ इस तरीके से सिम्बल्स बने हुए हैं, या फिर कैसा भी हो, any other symbol is there, all of it is considered as a general dice. If 1 के opposite पे 5 आ गया, it's a general dice, 100% sure. क्लियर है? मतलब ये अगर पैटर्न ब्रेक होता है, देन वी गेट अ जनरल डाइस. दैट्स द फंडामेंटल. नाउ फॉर एनी जनरल डाइस, इफ यू वांट टू फाइंड द ऑपोजिट पेयर्स, वी यूज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वन कॉमन फेस. मुझे एक कॉमन फेस चाहिए. कैन आई गेट वन कॉमन फेस? एंड फॉर दैट आई कैन कंपेयर एनी टू पोजिशन. ये पोजिशंस क्या है? आपने डाइस उठाया, ऐसे रोल किया, आपको ये ऐसा दिखा. वापस इसी डाइस को उठाया और रोल किया तो कुछ ऐसा दिखा. इसी डाइस को उठाया, रोल किया, ऐसा दिखा. इसी डाइस को उठाया, रोल किया, ऐसा दिखा. सो इफ यू कीप ऑन रोलिंग द डाइस, यू माइट गेट डिफरेंट टॉप्स और डिफरेंट फेसेस. वही है यहाँ पे. दीज आर ऑल द सेम डाइस. Three or rotated positions of a single solid or a dice are shown below. The various faces of the solid are marked with different symbols like dots, cross and a line. Answer these three items. Okay, dots. तो देख लो dots कितने वैरायटी के हैं. 1 2 3 4, 4 इसके हो गए. क्रॉस क्या है? एक. तो एक लाइन वाला है. ये जो अलाइनमेंट आपको ऐसा दिख रहा है, ये बस ऐसा दिख रहा है, ये सेम है, बिकॉज वो शायद इस तरीके से पोजिशनड है, इस तरीके से कि आपको वो डिफरेंट लग रहा है. बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेम लाइन. सो दीज आर द 6 डिफरेंट फेसेस. नाउ कैन वी लुक एट वन कॉमन फेस? यहाँ पे देखो, लाइन और लाइन कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, 2 कॉमन फेसेस आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को कंसिडर नहीं करूँगा. कैन आई कंसिडर फर्स्ट एंड थर्ड, लाइन एंड लाइन, single dot, double dot, 3 dot, 4 dots? Okay, yes, we can compare these two. So we can compare first and third position, and this we will look for the common face first. We have common line. Line के बाद क्या है? Move in clockwise direction, 2 dots, single dot. After line we have 4 dots, and after 4 dots we have 3 dots. As soon as we do that, we get the opposite pairs. तो देखो, सिंगल डॉट के ऑपोजिट पे आ गया 3 डॉट्स, डबल डॉट के ऑपोजिट पे आ गया 4 डॉट्स, लाइन के ऑपोजिट पे क्या आ जाएगा? द अननोन फिगर विच इज क्रॉस. दीज आर योर एग्जैक्ट ऑपोजिट फेसेस. बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टू फाइंड द ऑपोजिट पेयर्स फॉर जनरल डाइस. दिस इज वन फंडामेंटल रूल दैट वी फॉलो. What is the symbol on the face opposite to that containing a single dot? It is 3 dots. Face opposite containing 2 dots, 2 dots के opposite पे 4 dots. Cross के opposite पे line. Option C is our correct fit. That is how you can solve a problem on dice. ये देखो, common तो नहीं है, but अगर ये पूछा जा रहा है तो आपके लिए आसान हो जा रही है चीज़ें. आपको किस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए फॉर योर अपकमिंग कोर्स? यू शुड बी focusing more and more on cuboids, cube based questions, which are questions such as all the faces of a cube are painted in red, green and yellow, and then they are cut into smaller cubes. Such questions is what is common in the recent times. तो आपको उस वाले टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. अगर डाइस पे पूछा भी जाता है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया, उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बन जाने चाहिए. डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 6 क्वेश्चंस. सो वी हैव अ पजल हियर एंड रिस्पेक्टिवली वी हैव 6 क्वेश्चंस फॉलोड बाय दिस. देखते हैं ऐसे पजल्स को कैसे सॉल्व करना और होता है. देयर आर 4 स्टूडेंट्स A B C D. सो आई विल सिंपली राइट A B C
D. Then they are studying in 4 different cities. These are P, Q, R and S and they are not necessarily in the same order. मतलब ये P, Q, R, S ऐसा नहीं है. तो आई डोंट नो. यहाँ पे डेटा गिवन है, इससे मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. व्हाट आर द सिटीज? P, Q, R and S. All right. They are studying in science, arts, commerce and engineering colleges. Again, not necessarily in that exact same order. सो साइंस को मैं एस से डिनोट कर सकता हूँ, आर्ट्स को मैं ए से डिनोट कर सकता हूँ, कॉमर्स के लिए सी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ई. लेट्स ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस एंड लेट्स डू दिस अ बिट क्विकली. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यू विल जनरली हैव टाइम बिकॉज you have 6 questions. As soon as you solve this puzzle, आपको exact pointers मिल जाएंगे. Then in no time you can proceed further and solve for the actual questions. So even if you take 5 minutes to do this, it's not a problem. It's a win-win situation. Okay. There are, and these people are from 4 different states. Gujarat, Rajasthan, Assam and Kerala. Okay, so these colleges are situated here. ठीक है. Now D is studying in Assam. तो D असम पे है. ऑलराइट. अब मुझे पता है कि यहाँ किसी पे भी असम नहीं आ सकता. दैट इज़ 100% श्योरिटी. ये क्लियर है. D इज़ एट असम. आर्ट्स कॉलेज इज़ इन सिटी S विच इज़ इन राजस्थान. तो इनमें से कोई होगा. आसाम वाले पे तो नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है. तो आई कैन से दिस S इज रूल्ड आउट यहाँ पे. नाउ A इज स्टडिंग इन कॉमर्स. A इज एक्चुअली स्टडिंग इन कॉमर्स. तो A कहीं और नहीं स्टडी करेगा. तो पैटर्न इज बेसिकली इफ यू गेट अ डायरेक्ट कनेक्शन तो यू कैन रूल आउट एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. वाई? बिकॉज अब ये कॉमर्स कॉलेज किसी और के लिए नहीं सूटेबल मैच होगा. ये तो 100% श्योरिटी है. ओके. बी इज स्टडिंग इन क्यू. बी इज स्टडिंग इन क्यू. ओके. ये जो कॉमर्स है क्या ये राजस्थान में हो सकता है? आर्ट्स कॉलेज इज सिचुएटेड इन एस विच इज़ इन राजस्थान. तो ए कभी भी राजस्थान में नहीं आ सकता, ये तो क्लियर है. देन वी नो ए इज़ नॉट इन राजस्थान और डी भी राजस्थान पे नहीं है. तो राजस्थान के लिए बी और सी में से कोई होगा और एस सिटी यहाँ पे आएगी इन दोनों में से किसी के लिए. तो एस सिटी इसके लिए भी नहीं आ सकती बिकॉज दिस इज़ फॉर कॉमर्स. तो एस को आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं. बी इज स्टडिंग इन क्यू. तो क्यू अब इनके लिए नहीं आ सकता. नाउ एस के लिए सिर्फ एक ऑप्शन क्या था? एस हैड 2 ऑप्शंस बी एंड सी. एस का मतलब ये वाला पार्ट राजस्थान वाला. अब ये यहाँ पे तो नहीं आ सकता. इट हैज़ टू बी प्लेस्ड हियर. सो एस विल बी सूटेड हियर एंड एज सून एज वी डू दैट हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैंसिल आउट कर सकते हैं. एस वॉज सिचुएटेड इन राजस्थान एंड वी नो that this was a arts college. तो मैंने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कैंसिल आउट कर दिया. ओके. अब मेरे पास क्या ऑप्शन बच रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज कुड बी हियर और हियर. दिस कुड बी फॉर बी और डी. बट इट सेज द साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला. साइंस कॉलेज अगर मैं यहाँ पे लोकेट करवाता हूँ डी के लिए तो डी इज़ इन असम. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ए के लिए मैं कर नहीं सकता, सी के लिए कर नहीं सकता. दी ओनली पॉसिबल इज बी. सो द बी इज इन केरला एंड दिस इज रूल्ड आउट. ई इंजीनियरिंग इज इन असम. यहाँ तक तो मुझे क्लैरिटी आ गई. एंड ए के लिए आई कैन राइट गुजरात. दिस इज वॉट वी हैव. ओके. कैन आई ड्रॉ रिलेशन फॉर पी एंड आर? ए कॉमर्स पढ़ रहा है. कहाँ से पढ़ रहा है? गुजरात से पढ़ रहा है. कौन से सिटी से पढ़ रहा है? इधर पी और आर. जो डेटा गिवन है उससे मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ सकता हूँ. इट कुड बी ईदर ऑफ द टू. अभी मेरे पास उतना डेटा नहीं है.
अगेन आसाम के लिए भी सेम, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है बट कहाँ से पढ़ रहा है, पी से पढ़ रहा है, आर से पढ़ रहा है, आई डोंट हैव क्लियर कट डेटा. So this is at max the best case solution for me. अब इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ because everywhere I'll be using this. Now A is studying in Rajasthan, no. Gujarat, yes. City Q, no. Kerala, no. So Gujarat, option B is your correct fit. Moving on. Second question इसको देखते हैं. Science College was located in Kerala, which is in city Q. ऑप्शन ए. आप देख रहे हैं एक बार आपके पास जब सोल्यूशन है, इट हार्डली टेक्स एनी टाइम टू गो अहेड एंड सॉल्व फॉर द अदर वैल्यूज. सी इज स्टडिंग इन विच? सी इज स्टडिंग इन एस. एस इज an arts college which is in Rajasthan. Option B. Which of the following is correct? Let's see. D is not studying in city S. D is studying in city, I don't know, but D is definitely not studying in city S because S पे कौन study कर रहा है? C. तो this is correct. अब एक बार ही check कर लो. A is studying in science college. A is studying in science college. No, this is false. A is studying in Kerala. No. A is studying in Gujarat. Engineering college is located in Gujarat. No. Engineering college is located in Assam. So option A was our correct fit. Next. Which of the following statement is correct regarding the engineering college? Engineering college के लिए क्या correct है कि आसाम पे है और D पे है. D is studying there. C is studying there. B is studying there. It is located in Gujarat. No. Option D is our correct fit. चलो next question पे जाते हैं. Which of the following statement is correct? Engineering college is located in Assam. Yes. City Q is located in Assam. No. C is studying in Kerala. C is studying in Rajasthan. So again ruled out. B is studying in Gujarat. No. A is studying in Gujarat. Option A is our correct fit. I hope this helps. You get a clear-cut idea on how to solve problem based on grids. ये काफ़ी easier end पे solve हो जाते हैं. And this is always solvable for when you have one-on-one connection. Alright, I hope this helps. A shopkeeper sells an article at ₹40, ये selling price है, and gets X% profit. However, when he sells it at ये selling price दूसरे scenario के लिए है 20, he incurs loss of the same percent. What is the original cost of the article? यहाँ पे मैं cost price figure out करने की कोशिश कर रहा हूँ. Okay, कुछ simple fundamentals पे काम कर लेते हैं. Profit is when selling price is greater than the cost price. Loss कब होता है? When the cost price is greater than the selling price. ठीक है. Profit percent कैसे निकालेंगे? Profit by CP into 100. Loss percent क्या होगा? Loss by CP into 100. Both of these values are compared on cost price. तो अगर यहाँ पे ये profit percent X% है और बोला जा रहा है कि he faces the same percentage of loss और ये loss भी X% आएगा, that means ये तभी पॉसिबल है कि अगर ये x, ये भी x, ये 100, ये 100, ये CP, ये CP, तो जो भी आपका प्रॉफिट आया था वैल्यू, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द लॉस वाला वैल्यू. ये समझ में आ गया? बिकॉज इट इज गिवन द प्रॉफिट इज X%. हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट 20 रुपीज़ ही गेट्स द सेम परसेंटेज ऑफ लॉस. तो X% कैसे लॉस भी हो रहा है. ये कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन this scenario is only possible when profit is equal to loss. Now, profit वाले केस में selling price क्या है? 40. Cost price क्या है? I don't know. तो I'll write CP. Loss वाले केस में cost price I don't know, वो तो सेम ही रहने वाला है. Minus the selling price which is 20. अब आपके पास जो इक्वेशन आया है इसे सिंप्लीफाई कर लो. CP goes that side, 20 comes this side, this is 60, this is equal to 2CP, CP plus CP. तो यहाँ से CP की क्या वैल्यू आ जाएगी? तो CP is equal to 30 रुपीज़. ऑप्शन C is your correct fit. तो ऐसे क्वेश्चन में since this is the concept here,
इसके शॉर्टकट पे लोग ऐसा बोलते हैं कि द कॉस्ट प्राइस व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 बाई 2 और एवरेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब 40 और 20 का एवरेज निकाल लो, अरिथमेटिक मीन निकाल लो, 40 प्लस 60 बाई 2 विच इज अगेन 30। बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग behind the scenes. I hope this helps. There are 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangles? Triangles having all sides equal, all angles equal. These are all same. This is 60, 60 and 60. Angular bisector की बात करो तो this should be 120, 120 and 120. Because ये अगर पूरा 60 है तो ये 30 होगा, ये भी 30 है, 30 एंड 30 is 60, 60 प्लस 120 हैज़ टू बी 180. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल. नाउ 24 पॉइंट्स गिवन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. सपोज आपको 4 पॉइंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो आप 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख देंगे. हाउ डू यू गेट टू दीज पोजिशंस? 360 बाई 4 90 डिग्री, तो 90 डिग्रीज पे आपने प्लॉट कर दिया. आपको अगर 8 प्लॉट करने तो आप यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे, दिस वुड बी 45 डिग्रीज. तो ये पॉइंटर्स यहाँ पे हो जाएंगे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सिमिलरली नाउ यू नीड टू प्लॉट 24 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सो दिस शुड बी 360 बाई 24. 12 से सिंप्लीफाई करो, 2 टाइम्स 30, देन वी हैव 15. सो 15 डिग्रीज अपार्ट. The points or the vertices should be 15 degrees apart. 15 degrees apart मतलब 15, another 15, 30 हो गया, next 30 and next 30, 90. 90 पे कितने पॉइंट्स बन जाने चाहिए? मेरे 6 पॉइंट्स बन जाने चाहिए. अनदर 90 पे 6 पॉइंट्स, अनदर 90 पे 6 पॉइंट्स एंड अनदर 90 पे 6 पॉइंट्स बनने चाहिए. इस तरीके से मेरे सारे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. 15, 30, 45, 60, 75 and 90 and so on. तो 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Now why am I doing this? आपको आइडिया लग जाएगा कि देखो अब एटलीस्ट हमने 24 पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है. ठीक है. नाउ यू नीड टू टेक एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड यू नीड टू ड्रॉ ट्राइंगल्स. अब वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इक्विलेटरल होना चाहिए. तो मैं रैंडमली इस तरीके से कोई भी पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ. वॉट एवर पॉइंट्स इंक्लूड शुड बी इक्वली अपार्ट, है ना. तो डिस्टेंस इक्वली अपार्ट का ये मतलब है, अगर आप देखो ये पॉइंट्स को, यार ये 120 डिग्री अपार्ट पे है. तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, फ्रॉम हियर टिल हियर इट इज़ 90, देन 15 एंड 15. If I consider this point, let's say this is 90, this point, and since this is 90, let's take this point. Now, if I consider these 3 vertices, ये जो distance है और जो angle बन रहा है, this is always 60, 60 and 60. ठीक है. तो वी गेट 1 ट्रायंगल. नेक्स्ट क्या हो सकता है? अगेन आई कैन जस्ट रोटेट दिस. आप इसको रोटेट करो, इस पॉइंट पे लो, इससे इस पे कंसिडर करो, इस पे कंसिडर करो और एक एक पॉइंट से रोटेट कर दो. देन अगेन 2 प्लेसेस को रोटेट कर दो. देन अगेन एक एक पॉइंट्स को और रोटेट करके आप फर्दर बना सकते हो. एंड देयर बाई डूइंग हाउ मेनी वी वुड बी गेटिंग? So 1 2 3 4 5 6 7 8, total of 8 we can actually get, because उसके बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा. So we would be getting 8 equilateral triangles. और ऐसे क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट तरीका भी है, that 24 is the total number of points. For equilateral triangle you need 3 pointers, 24 by 3 which is 8 triangles. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस. और ये हमने कैसे ड्रॉ करा यार? ये एंगल बाइसेक्टर से.
आई नो दिस हैज़ टू बी 120, तो वो मैंने प्लॉट कर लिया। अब मैं सिर्फ इसको रोटेट कर रहा हूँ। एज सुन एज कीप ऑन रोटेटिंग दिस, तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स कवर हो जा रहे हैं। एंड आई कैन ओनली मेक 8 different triangles. After 8, whatever I get is actually a repetition. So 8 is our correct fit here. Very interesting problem. How many diagonals can be drawn by joining the vertices of an octagon? Octagon is a figure which has 8 vertices. ठीक है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 8 बेसिकली ना। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सपोज दिस इज आवर पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ मैं एक डायगोनल, 2 डायगोनल्स, 3, 4, 5 डायगोनल्स बना सकता हूँ। सिमिलरली इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, सो 1 2 3 4 एंड 5, 5 डायगोनल्स बना सकता हूँ मैं। अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से मैं डायगोनल्स बना सकता हूँ। बट एवरी टाइम आप देख रहे हैं एज आई कंटिन्यू, तो मेरे बहुत सारे रिपीटेटिव डायगोनल्स भी बन के आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, विल गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। वो क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज ऑलवेज गिवन बाय NC2 minus n, where n is the number of sides. For octagon, as the name suggests, n is equal to 8. अब ज़रा इसको पुट कर दो यहाँ पे, 8C2 minus 8. 8C2 is combination, so 8 into 7 upon 2 factorial minus 8. 2 factorial की वैल्यू 1 into 2 which is 2, ये कैंसिल आउट होगा 4. 7 4s are 28 minus 8 is actually 20. So 20 diagonals in total without any repetition. Option A is our correct fit. Now let's suppose the question would have been for pentagon. Pentagon we know has 5 sides. तो formula क्या बन जाएगा? For number of diagonals it should be 5C2 minus 5. और C2 क्यों कर रहे हैं? Because this is considered as a diagonal और यहाँ पे 2 vertices यूज हो रहे हैं। For one diagonal we use 2 vertices, इसीलिए out of the number of vertices that we have, मुझे at a time 2 चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ 8C2 करूँ तो मैं बहुत सारे को कंसिडर कर रहा हूँ। माइनस n इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज रिपीटेशंस को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। आई होप दिस हेल्प्स, बट it is very important that we keep into consideration this formula. If you do a PYQ analysis, you will find in so many places you have this formula coming in here and there. तो ये important aspect पे बन जाता है। I hope this. Consider the following 3-dimensional figure. How many triangles does the above figure have? Okay. So ऐसे questions पे आप पहले focus करो जो outer वाले आपको दिख रहे हैं. So we focus on these triangles first. So we have 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we are going to focus on the inner circle triangles. So this is 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is 20. Option B is our correct fit here. This is one of the approaches of looking at a problem like this. कुछ ऐसे questions पे you get to solve them with the help of formulas. जैसे अगर एक ऐसा question आ गया, how many triangles do we have here, or something like that. Any sort of other figures, analytical puzzle का part here. But this is on the easier end to solve. For a sports meet, a winner's stand comprising 3 wooden blocks is in the following form. There are 6 different colors available to choose from, and each of these 3 wooden blocks is to be painted such that
No two of them has the same color. No two of them has the same color is also known as all different. No two same का क्या मतलब है? What do you make out of these statement? It means all faces should be different. In how many different ways can the winner stands be painted? मेरे पास total different colors कितने? 6. Now option total मेरे पास है 6. तो when I start painting, जिस भी ब्लॉक को मैं पहले पेंट कर रहा हूँ, I have 6 options to choose from. So let's say I paint this in 6 different ways. I have 6 options. मैंने उनमें से कोई एक पिक किया, but I have 6 options. Any of the next block that I'm going to paint, I'll have 5 options. ऐसा क्यों? Because whichever one color I've painted, let's say I've painted this as black, तो मैं black छोड़ के बाकी सारे colors use कर सकता हूँ यहाँ पे. तो I can paint the next block in 5 different ways. Now I have used 2 colors out of the 6 colors, so I have 4 options left. मान लो यहाँ पे black किया, यहाँ पे white किया. So other than these two, I can use any of the remaining 4 colors. So next block can be filled in 4 ways. और इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? यू नो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशंस. बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, चेयर कॉन्सेप्ट. द फाइनल आंसर इज ऑलवेज 6 into 5 into 4, which is 120 different ways. In 120 different ways, we can paint this winner's stand. A similar question has been asked in the year 2023 with slight changes, but almost similar end पे है. I hope you get the idea कि ये क्यों 120 है. If you are having difficulty in this, please search for permutations part 1 lecture और उसको बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर कर लो आप मेरे चैनल से. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप. कंसिडर द फिगर गिवन बिलो. टू फिट द क्वेश्चन मार्क, द करेक्ट आंसर इज व्हाट आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दैट वी हैव. तो ज़रा एनालाइज करते हैं. एनालिसिस के टाइम पे वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक डायग्राम. जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे ट्रायंगल है. आप देखते हो ये मूवमेंट क्या हो रहा है कि ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा और ये लास्ट पे चले जाएगा. सेम हो रहा है. नाउ ये अब मूव करके लास्ट पे आएगा, ये यहाँ पे आ गया, ये तो यहाँ पे आ चुका है. और ये जो मूवमेंट है स्क्वायर का, ये यहाँ पे आएगा. स्क्वायर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट फिट हियर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इसका मूवमेंट इस तरफ है. दिस इज कमिंग हियर, दिस इज कमिंग हियर, and this has to come here. Then this comes here, this comes here, and this goes to the right. Consider the following figures. What will come as the 7th position? Sequence देखते हैं क्या हो रहा है. देखो ये जो ट्रायंगल है इसका मूवमेंट देखते हैं. तो सेकंड वाले पे यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे गया, वापस से फिर ये यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे आ रहा है और नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे है. तो नेक्स्ट मूवमेंट इसका यहाँ पे आना चाहिए. ये नहीं, ये यस, ये नहीं, ये नहीं. तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट फिट. बट एक बार स्क्वायर के भी मूवमेंट को ट्रैक करते हैं. इस तरीके से मूव कर रहा है. अब यहाँ पे आना चाहिए. यस, इट इज़ राइट देयर. तो मूवमेंट ट्रैक करके यू कैन एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन कि क्या होना चाहिए. इस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम फिगर. Alright, a lift has a capacity of either 18 adults or 30 children. इसका ये मतलब है कि 18 adults is actually equal to 30 children. From here I can say, अगर मैं since these are both multiples of 3, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ since I have a number 12 here, कि 6 adults would be 10 children. मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. 6 and 10. From here I can say 12 adults would be 10 children. Oh sorry, 20 children. Double कर दो. अब given है how many children can board the lift
with 12 adults. So if this lift has 12 adults, now this also has room for 6 more adults. 6 more adults बोलो या उस जगह पे आप 10 children बोलो, because we need how many children can board the lift with 12 adults already into it. Option B is our correct fit here. ये एक तरीका है इसको देखने का, इससे आपका आंसर आ चुका है. अब एक और मेथड पे ज़रा सिंपली काम कर लेते हैं, which is a part of time and work problem. 18 adults is given as 30C. From here I can say A by C is equal to 30 by 18, which is 5 by 3. A की वैल्यू 5, C की वैल्यू 3. अब टोटल वर्क मेरे लिए क्या बन के आ रहा है, किसी एक को सॉल्व कर लो, जैसे 18A को सॉल्व कर लो. सो 18 इंटू 5, बिकॉज 18 इंटू A. ओके, अभी क्या गिवन था कि वी हैव 12 अडल्ट, सो 12 इंटू 5 प्लस कितने चिल्ड्रन, सो C इंटू आई डोंट नो, बट C की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 5. MDH मसाला कॉन्सेप्ट अगर आपने फॉलो किया है लेक्चर्स के थ्रू, देन ये सिंप्लीफाई कर लो, 5 कॉमन आ जाएगा अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूँ, है ना. तो 12 इंटू 5, 18 इंटू 5, 5 कॉमन आ गया. दिस इज 18 माइनस 12. अल्टीमेटली मैं इसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये छोटा वैल्यू तो ये उस तरफ जाएगा. दिस इज इक्वल टू C इंटू 3. दिस इज 5 इंटू 6. दिस इज C इंटू 3. सिंप्लीफाई कर लो, C is actually equal to 10. ऑप्शन B is our correct fit. तो आइडियली ये मैं किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन men and women and children. The work done by 10 men is as good as the work done by 15 women or 20 children. How many men would be required if there are 5 children working? तो ऐसा कुछ अगर है तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड इन दिस मैनर. वन ऑफ द सिंपलेस्ट अप्रोच है. इफ़ यू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स तो आप इससे क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़ी जल्दी भी बना लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी. ऑफ दीज 11 आर वेयरिंग हॉकी शर्ट्स एंड 14 आर वेयरिंग हॉकी पैंट्स. तो फुल यूनिफॉर्म में से कोई शर्ट पहन रहा है, कोई पैंट पहन रहा है. देर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट एंड पैंट्स. Okay, what is the number of boys wearing full uniform? That means we are looking at people who are wearing both pant and shirt. So these type of questions are part of set theory. और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स पे है. 2 वेरिएबल्स पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखते हैं. द टोटल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू सेट A प्लस सेट B माइनस बोथ दैट इज इंटरसेक्टिंग इन them प्लस नन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स. अब जैसे अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. द टोटल वुड बी 19 पीपल वेयरिंग शर्ट्स, दैट इज 11. देन वी हैव पीपल वेयरिंग पैंट्स विच इज़ 14. और देर आर नो बॉयज वेयरिंग without shirts and pants, so none value is 0. और यहाँ पे मुझे नहीं पता कॉमन क्या है, तो I'll call it B. This is what it is. Now let's use the formula. Total is 19, set A is 11, set B is 14 minus both plus 0 because none is 0. Let's simplify this. तो ये बन गया 19 and this is 25 minus both, or both would be 25 minus 19, which is 6. Option C is your correct fit. Set theory is a very important topic. Generally you get one question every year, तो ये high chances है कि आपसे इससे question बनेंगे. Yes, you should also focus on 3 variables because currently the trend is towards a bit difficult level.
तो आपको इस पे काम करना चाहिए. A student has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and he fails by 30 marks. What are the maximum marks in the examination? So let us assume the maximum marks for this examination is a multiple of 100. ऐसा हम क्यों करते हैं? Because generally when we are dealing with percentage, तो total को 100 के multiple में assume करना आसान रहता है. That's the case. Passing marks would be 40% of this. 40% of 100n is simply 40n. Now, he gets 30 marks and he fails by 30 marks. तो एक्चुअली में उसको कितने मिले हैं? 30 exact marks, but he fails by how many marks? 30 marks. So if I add 30 more marks to this person would pass, which means this value which is 30 and 30 60 marks, ये ideally 40n के बराबर होगा. From here I can calculate n would be 60 by 40. And what is needed? The maximum marks. The maximum marks is 100n. So 100 into 60 by 40. अब आप अपने डेटा को सिंप्लीफाई कर लो. 25 into 6 is 150. So 150 is the maximum marks. I hope this helps. A train 200 meters long is moving at a rate of 40 kilometers per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway line? ये क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द टॉपिक TSD विच इज़ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. क्रॉसिंग ओवर के कॉन्सेप्ट पे हम क्या काम करते हैं? इफ़ दिस ट्रेन इज़ क्रॉसिंग अ मैन विच इज़ स्टेशनरी और अ पोल और अ ट्री, तो इन सारे केसेस में वी टेंड टू टेक दैट ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. रीज़न क्या है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल विड्थ होगा वो नेग्लिजिबल होगा व्हेन वी कंपेयर इट विद द लेंथ ऑफ द ट्रेन. जैसे यहाँ पे इट इज़ 200 मीटर्स और एक इंसान का हॉरिजॉन्टल विड्थ कितना ही होगा? नॉट इवन अ मीटर. सो वी टेंड टू टेक दिस एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो हाउ लॉन्ग विल दिस ट्रेन टेक टू क्रॉस और पास दिस पर्सन? अगर वो मैन यहाँ पे है, अगर वो ट्रेन कहीं से भी आ रही है, विल स्टार्ट द टाइमर व्हेन द ट्रेन इज़ राइट हियर एंड व्हेन इट हैज़ एक्चुअली क्रॉस्ड we will stop the timer. तो इस ट्रेन ने एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन. सो टाइम इज ऑलवेज डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन विच इज 200 मीटर्स अपॉन द स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज 40 किलोमीटर पर आवर. अब देखो यूनिट कन्वर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको सिंपली इफ आई कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ 5/18. सो दिस बिकम्स 200/40 इंटू 5 और ये 18 ऊपर चले गया. अब आप डेटा को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर दो. 5 टाइम्स दिस टू कैंसल. 18 सेकेंड्स इज द टाइम टेकन टू क्रॉस. ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स. लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर्स. Okay, so these two are a pair of siblings, these two are a pair of siblings. A game of double is to begin and these are the following instruction. Game of doubles पे क्या है? Let's draw a court. ये मान लो नेट है. Alright, now Lakshmi's brother is directly across the net from her daughter. इस तरीके से you can draw, or you can draw brother here then daughter is here, same thing, hardly makes any difference. Her son is diagonally across the net from the worst player sibling. इस पे बाद में आएंगे. आप ये बताओ, अगर सन यहाँ पे तो लक्ष्मी हैज़ टू बी हेयर, और इफ़ लक्ष्मी इज़ हेयर द सन हैज़ टू बी हेयर. इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट बन सकता है? नो. सो लेट्स पुट दीज टू अरेंजमेंट. इफ़ द सन इज़ हेयर देन लक्ष्मी इज़ हेयर, और
If Lakshmi is here, then the son is here. Now, her son is diagonally across the net from the worst player sibling. तो सन के ऑपोजिट पे जो भी दो लोग हैं वो सिबलिंग होने चाहिए, ये क्लियर है क्या? क्या लक्ष्मी और उसकी डॉटर सिबलिंग है? नो. सो दिस केस इज नॉट इवन पॉसिबल. बट इफ यू कंसिडर दिस केस, हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग. ये दोनों सिबलिंग्स हैं. तो दिस इज 100% पॉसिबल एंड दिस इज द ओनली पॉसिबल केस. अब एक बार ये चेक भी कर लो कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग. सो इन दिस केस लक्ष्मी हैज़ टू बी द वर्स्ट प्लेयर और उसकी सिबलिंग कौन है? उसका भाई. तो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के ऑपोजिट पे है उसका सन. तो अगर ये एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करो, ये कुछ ऐसा दिखेगा. ब्रदर, daughter, her son, and Lakshmi. Now, the best player and the worst player are on the same team. So, if Lakshmi is the worst player, the best player is her brother. Who is the best player? Her brother. Option A is our correct fit here. I hope this helps. A person bought a refrigerator worth rupees 22,800 with 12.5% interest rate और 1/8 interest rate. कन्वर्शन बेसिक, जैसे 50% होता तो आई वुड हैव सेड 1/2. बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे. इंपॉर्टेंट चीज़, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेड 8650. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही पेड 9125. हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द डेट? कैलकुलेशन किस तरीके से होंगी? अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता तो बड़ा सिंपल था, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कैलकुलेशन भी ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है, बट उसको आसान बनाते हैं. फर्स्ट ईयर पे क्या हो रहा होगा? देखो, इसने 22800 प्रिंसिपल लिया है, तो उसको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच इज़ 12.5% ऑफ दिस अमाउंट, और विच इज़ 1/8. तो 1/8 इसका अगर मैं निकालूँ तो 22800, 1/8 का मतलब 8 से डिवाइड कर दो. 2 times and then we have 68, so 8 times and then 45 times and 0. तो इसको ये रुपीस पे करना पड़ेगा 2850, है ना. बट इसने कितना पेमेंट कर दिया है? इसने पेमेंट कर दिया 8650. तो ये माइनस कर दो 8650, और ये जो बन के आएगा वैल्यू आफ्टर दिस कैलकुलेशन, वो सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट होगा. वो प्रिंसिपल बन गया, वो सेकेंड ईयर पे कैलकुलेशन पे आएगा. ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट वाले सेगमेंट को भी कंसिडर कर लिया है. ओके, अब ज़रा देखते हैं क्या बन के आ रहा है. तो ये बन गया आपका 2850, 8650, 5050 कैंसिल, 835800. ओके, 5800 मैंने अभी एक्स्ट्रा पे किया है. 22800 5800 सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ये बन गया आपका 17,000. ऑल राइट. अब इस 17,000 पे वापस से मैं 12.5% का इंटरेस्ट दूंगा सेकेंड ईयर के लिए. तो 1/8 17,000 का अगर मैं निकालूँ तो 8 से डिवाइड करने पे ये 2 times 10, so 1 time, and then 20, so 2 times and 5, तो 2125. बट मैंने कितना पे कर दिया? आई हैव पेड 9125, तो माइनस 9125. ये जो कैलकुलेट होके बनेगा वो थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा. ओके, चेक करते हैं. 9125 माइनस 2125, 7,000. 17,000 माइनस 7,000 इज एक्चुअली 10,000. तो ये 10,000 पे मुझे 12.5% पे करना है, प्लस द
interest, which is 12.5%. 12.5% of this is actually 1 2 और परसेंट है तो 2 और ज़ीरोस हटा दो, 1250. तो आइडियली द अमाउंट दैट आई शुड बी पेइंग is 11250. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट फिट. तो फाइनली जो अमाउंट बच रहा था पे करने का वो ये है. अब अगर ये पार्ट यहाँ पे नहीं होता और क्वेश्चन होता दैट द पर्सन बॉट दिस मच ऑफ रेफ्रिजरेटर एट अ कंपाउंड रेट ऑफ 12.5%, कंपाउंडेड ईयरली, 3 साल के बाद उसको क्या पे करना रहता, तो आई वुड हैव यूज द फॉर्मूला कि यार 3 साल के बाद ऐसे पे करना होगा कि 22800 इंटू 1 + 12.5/100 3, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसके बेसिस पे. बट सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरी ईयर यू आर पेइंग सम वैल्यूज़, उसको भी एलिमिनेट करते चले जाना है. तो उस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें तो एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट इट सेपरेटली. और आप देख पा रहे हैं जो कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, जो वैल्यूज़ बन के आ रहे हैं वो आसान एंड पे हैं. तो दिस इज़ प्रिटी मच सॉल्वेबल इन 1.5 minutes. I hope this helps. Consider the following pattern of numbers: 8, 6, 4, 6. First column. Second column we have 10, 5, 6, 11. Next we have 15, 7, 8, 16. Next we have 13, 4, 8 and a question mark. So this is a question from IMC, inserting the missing character. Basically इसमें you need to consider the elements either row wise or column wise and try to find a connection between the elements. ठीक है, analogy. What is the pattern here? Now, if you look at these elements column wise, you will see that alternate elements sum is equal. It is 8 and 4 12, 6 and 6 12. Next 10 and 6 16, 11 and 5 is also 16. 15 and 8 is 23, 7 and 16 is again 23. Next we have 13 and 8 is 21. So 21 minus 4 should be 17. Option A is our correct fit. Consider the following sum. Now we have a dot here. Let's replace this dot by D. So in place of dot, I'm writing D. D is a variable here. Okay. Simple calculation. D plus 1 dot means a 2-digit number, 1D, plus 2 dot, that means 2D, plus dot 3 means D3, plus dot 1 means D1. Now when you add all of these 5 numbers, you get the resultant as 21D. In the above sum, the dot or the D stands for which of the following? This is a question of unit digit. It is always solvable by taking the options and keeping basic calculation into mind. Okay, what is basic calculation? I'll see I'm adding D plus D plus D, and this D here represents single digit. 3 times this plus 3 plus 1, so 4. So 3D, D plus D plus D is 3 into D. This is basically 3 into D plus 3 plus 1, 4. This will give me a maybe 2-digit number whose last digit is D. Okay, so let's take help of the options. Option A, I'm placing here 4. So this is 3 into 4, 12, plus 4, we get this as 16.
Do the last digit match? No, the last digit don't match. So option A is not our correct fit. Ruled out. Option B, 5. So 5 into 3 becomes 15. 15 plus 4 becomes 19. Does the last digit match? The last digit here is 5. The last digit here is 9. It doesn't match. Rule out. Option C, 6. So this becomes 6 threes are 18. 18 plus 4 we get 22. Again the last digit is 2 but here it is 6. It does not match. We are left with one option. So option D, 8 is our correct fit. Let's check. 8. 8 threes are 24 and then plus 4 we get 28. The last digit here matches. So we know D is equivalent to 8 or the dot here represents 8. Option D. You also have a similar question wherein they have replaced this dot with a box, but similar question in one of the previous years. I hope you get the concept of solving this, the approach basically, how you should be beginning with these type of questions. If x is between -3 and -1, so the possible values for x -3 और -1 के रेंज में, तो -3, -2 and -1, and given y is between -1 and 1, so which means -1, 0 and 1. ठीक है. Then x square, this is square, minus y square. X square minus y square is in between which of the following? मतलब इन बिटवीन का मतलब क्या हो रहा है? जैसे देखो, अगर ये बोला जा रहा है कि x is between -3 and -1, it indicates the lowest value and the highest value. y is between -1 and 1 इंडिकेट क्या कर रहा है कि एक लोएस्ट वैल्यू और एक हाईएस्ट वैल्यू. आप बेसिकली रेंज बता रहे हो. तो यहाँ पे अगर ये पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको भी वो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू बताना पड़ेगा. इसीलिए आप देख रहे हो 2 रिजल्टेंट है यहाँ पे ऑलवेज. नाउ लेट्स डू द स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के लिए. तो एक्स स्क्वायर करने पे आई गेट दिस एज -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1. वाई स्क्वायर इफ वी डू वी गेट 1, 0 and 1. ठीक है. नाउ एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है, राइट. मैं 9 -1 कर सकता हूँ, 9 -0 कर सकता हूँ, 9 -1 अगेन कर सकता हूँ, या 4 माइनस ये सारे नंबर्स कर सकता हूँ, 1 माइनस ये सारे नंबर्स कर सकता हूँ. ये सारे वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही तो है. बट आई नीड द लार्जेस्ट एंड आई नीड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यूज एज वेल. तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, किसको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो मुझे x की वैल्यू हाईएस्ट रखनी होगी. x की वैल्यू हाईएस्ट मुझे दिख रही है 9. y की वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 0. तो 9 - 0 अगर मैं रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक वैल्यू जो हाईएस्ट है, जो मैक्सिमम बन रहा है, वो 9 बना सकते हो आप. अब देखो यार, लीस्ट से लीस्ट, मिनिमम से मिनिमम क्या बनेगा? तो मिनिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 पिक करूँ और मैं यहाँ से भी 1 पिक करूँ, तो 1 - 1 विल गिव मी 0 एज द रिजल्टेंट. तो ये 0 वाला पार्ट मेरे लिए बन जाएगा 1 - 0 और 1 - 1 विल गिव मी 0. तो ये जो रेंज है, दिस इज बेसिकली बिटवीन 0 एंड 9. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच में ही रहेगी, बिटवीन 0 एंड 9. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट. आई होप दिस हेल्प्स. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, then which of the following must be true? First statement, both x and y must be positive for any value of x and y. कैसा ज़रूरी है कि both of them have to be positive?
जस्ट थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि क्या आप नेगेटिव नंबर्स यूज़ कर सकते हो. कैन आई यूज़ x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -6. So this will be 2 minus minus plus 6, and this will be 8. But I have taken y as a negative number. The statement says both x and y must be positive for any value of x and y for this to be true. So this statement is not holding true. Both of them are not positive numbers. चलो दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं. If x is positive, y must be negative for any value of x and y. अगर x पॉजिटिव है तो उस केस में y को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तभी जाके इनका जो एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट है वो 8 आएगा, ऐसा कहा जा रहा है. क्या ये सही है? अगेन लेट्स पुट अप सम वैल्यूज. लेट्स कीप x एज पॉजिटिव, तो मैंने 10 रख दिया. नाउ y को भी मैं एक पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ 2. यहाँ पे एक्सप्रेशन का माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखा. Now I have taken both of them to be positive. If x is positive, y must be negative. But y को तो मैंने पॉजिटिव नंबर रखा है ना, 2 रखा है मैंने. ये माइनस साइन तो इस एक्सप्रेशन का माइनस साइन है. तो आई हैव ऑल्सो टेकन दिस एज पॉजिटिव एंड इस केस में भी मेरा रिजल्ट 8 बन रहा है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड एंड द लास्ट वन. इफ x is negative, y must be positive. Is it necessarily true? Just reverse this scenario. अगर x नेगेटिव है -2 है तो क्या मैं y के जगह पे कोई एक नेगेटिव नंबर लिख सकता हूँ? Can I write here -6? What will happen in this? Or maybe -10. So this becomes -2 minus minus plus 10 and this becomes 10 minus 2 which is 8. बोला जा रहा था if x is negative y must be positive. If x is negative, क्या मैंने y को पॉजिटिव रखा है? No. I have taken y as a negative value और उस केस में भी ये एक्सप्रेशन होल्ड ट्रू कर जा रहा है, which means this statement is absolutely false. Which of them must be true? None of them must be true. Neither 1, nor 2, nor 3. Option D is our correct fit. X and y are natural numbers other than 1. We know natural numbers start from 1, but ये 1 नहीं हो सकता है. 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है. एक और कंडीशन है, y is greater than x. Okay. Which of the following represents the largest number? इनमें से इन एक्सप्रेशंस को मुझे इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा और फिर मुझे बताना पड़ेगा कि विच अमंग द 4 इज गिविंग मी द लार्जेस्ट वैल्यू. नाउ वी कैन पिक एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर्स बट y शुड बी ग्रेटर देन x. तो y को मैं 3 रख लेता हूँ, x को 2 रख लेता हूँ. 3 इज ग्रेटर देन 2. नाउ वी नो y इज 3, x इज 2. अब ज़रा एक एक करके सॉल्व करते हैं. ऑप्शन ए, x इंटू वाई विच इज 2 इंटू 3, 6. B, x by y, 2 by 3. 1/3 is 0.33, 2/3 is 0.66. अब आप बताओ इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है? ऑब्वियसली पहला वाला, तो सेकंड इज रूल्ड आउट. ऑप्शन सी, y by x, 3 by 2, 1.5. अगर आपने इन दोनों को कंपेयर करा, अभी ये ग्रेटेस्ट पे चल रहा है, लार्जेस्ट पे चल रहा है. अगेन दिस इज रूल्ड आउट. चलो ऑप्शन डी पे आते हैं. x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई. एक्स प्लस वाई 2 + 3 5 बाई 2 इंटू 3 6 5/6. 5/6 इज 6/6 माइनस 1/6. तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज़ 1/6 लेस. व्हाट इज़ 1/6? 1/3 इज 0.33 और 1/6 उसका ही हाफ, तो विच इज़ 0.167. 167 हटा दोगे तो 0.83 रफली, 333 चलते चला जाएगा. तो 5/6 इज बेसिकली 0.83. अगर आप कंपेयर करो तो दिस वैल्यू विल बी गिविंग मी द लार्जेस्ट नंबर.
Option A is our correct fit. These are not the largest. X into Y will give me the largest number. Given, we take any value into consideration. तो easier approach क्या रहता है कि अगर बोला जा रहा है कि it is natural number other than 1 and y is greater than x, so you start by taking smaller values which will help us do our calculation. I hope this helps. Contains 15 red balls and 20 black balls. So we have 20 black balls and 15 red balls. Now, each ball is numbered either 1 or 2 or 3. These numbering are 1, 2 or 3. 1, 2 or 3. 20% of the red balls are numbered 1. 20% of red. 20% of red means 20% is 20 by 100, which is 1 by 5. 1 by 5 of 15 is 3 balls. Number of balls 3. And 40% of them is numbered 3. 20% की वैल्यू अगर 3 है तो 40% की वैल्यू क्या होगी इसका डबल, तो 6. तो 6 हो जाएंगे यहाँ पे 40% और ये हो जाएंगे 6. 20 and 40 is 60. ये 40% बच गया. सो मार्क्ड नंबर 2 एज ऑल्सो 6. ऐड करो 6, 6 and 3 is 15. 15 balls, red balls का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. Looking at the black balls. Among the black balls, 45% is 45 by 100. 5 से simplify करो 9 times, 20 times. So 9 by 20 of 20 balls is basically 9 balls are marked as number 2. So 45% means 9 by 20 into 20, which is 9 balls. 30% are numbered 3. 10% of 20 is 2. 30% is 6. 9 से 15 हो गए, सिर्फ 5 बच गया. सो दिस 5 विल गो हियर. ठीक है, अब ज़रा देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे. A boy picks a ball at random. He wins if the ball is red and numbered 3. सिर्फ red होने से नहीं होगा, it should be numbered 3 of red. So red and 3 here indicates we are talking about red colored ball which are numbered 3. How many are there? 6. So probability is favorable outcomes by total outcomes. फेवर क्या मैं कर रहा है कि मेरे पास ये 6 बॉल्स आ जाए या फिर और, सो प्लस साइन, इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2. इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2, ब्लैक में नंबर्ड 1 भी हो जाए 2 भी हो जाए, दोनों से काम बन जाएगा. तो 5 and 9 is 14 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. बिकॉज वो जब बॉल पिक कर रहा होगा वो एक बैग में से पिक कर रहा होगा और उसके पास हमेशा 20 and 15 35 ऑप्शंस होंगे टू पिक फ्रॉम. सो टोटल आउटकम इज 35. दिस इज 20 अपॉन 35. सिंप्लीफिकेशन में 4/7. ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट हियर. 12 equal squares are placed to fit in a rectangle having diagonal 5 centimeter. Okay, what is a rectangle? Having length and breadth. ठीक है. Also these are always 90 degree. ये 90 degrees है. And what is a diagonal? This straight line is a diagonal. बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में that this diagonal is of 5 centimeter and we know this is 90 degree. Now if you take this out, it will be something like this. Using the Pythagoras theorem, we know if the hypotenuse of a right angle triangle is 5,
Then the perpendicular and base would be P perpendicular square plus base square will be equal to hypotenuse square. So these are 3 and 4. Pythagorean triplets, very famous triplet, 3, 4 and 5. You can check for yourself. 3 square, 4 square, this must be equal to 5 square. 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25. This is 25 and this is also 25. Bingo. Give me another example of Pythagorean triplets. 5, 12 and this is equal to 13. Or maybe any multiple of 3, 4 and 5. This is 6, 8 and 10. So 6 square plus 8 square will be equal to 10 square. You can check for yourself. Now, very interesting part. For rectangle we know this is the length. The lengthy part is the length and the smaller side is often known as the breadth. We have one side as 4 and the other side as 3. Obviously the smaller side will be 3, the larger side will be 4 and this becomes the length and this becomes the breadth. Again, if you look at this triangle, the diagonal being 5 which is the hypotenuse, so this will be 3 and this will be 4. So now we know this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, this is 4 centimeter, this is 3 centimeter. There are 3 rows containing 4 squares each and you need to place 12 squares. Let me just redraw the diagram. 3 rows, first row, second row and the third row. Each row consists of 4 squares. Right, just take them to be equal values. All right, now we know this total is 4 centimeter. This total is 4 divided into 4 blocks. So ideally it should be 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. I know this total is 3 divided into 3 blocks. So 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. And these are squares. So what is the area of each square? The area of each square is 1 square centimeter. 1 into 1. I hope this helps. Consider the sequence given below. The sequence here is 4, 12, 95. Looks like a date to us, where 12 would be representing the month, 4 is the day, and 95 is basically the year. Okay, then it moves to 1, 1, 96, the next year. Then 29, 1, 96. And then it is 26 to 96. What should be the next date? Okay, we are at 4th of December. December 4th. December is of 31 days. 4 days have taken place. So we are looking at 27 days and one more day, 28. So this is after 28 days or plus 28. Now we are in the January of 1996, which is a leap year. Leap year means the February will now have 29 days. Okay, we are at 1st and going at 29th. Again, plus 28 days after 28 days. 29, so 2 more days of January and then 26 days of February. Again 28. So if we do plus 28, we are at 26th. So how many days of February are there? Total 29. So 3 and then 25 days of March. So 25, 3, 96 should be our correct fit. I hope this helps. If pen is less than pencil, matlab pencil is greater than
पेन, पेंसिल इज लेस देन बुक, तो बुक इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन पेंसिल एंड बुक इज ऑल्सो ग्रेटर देन कैप। अब ऐसे समझना, बुक इज ग्रेटर देन कैप, तो ये कैप यहाँ पे हो सकता है, फिर कैप पेंसिल से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कैप पेंसिल के बराबर भी हो सकता है, कैप पेन से बड़ा भी हो सकता है, कैप पेन के बराबर भी हो सकता है, कैप पेन से छोटा भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज अभी ओपन है जब मैं ये देख रहा हूँ कि बुक इज ग्रेटर देन कैप। ये तीन डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड है। हाँ, बुक इज द ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटेस्ट आप बोल सकते हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? पेन इज ग्रेटर देन कैप, पेन being greater than cap, pen is greater than cap in one of the cases, but in other cases it is either equal to or less than. तो I'm not sure, so I'll rule this out. Always true नहीं, always true नहीं हो रहा है। pen is less than book, pen is less than book, this is always true no matter what. Pen is equal to cap, it can be. Is it always? No. So again ruled out. Pen is greater than cap, yes, pen is greater than cap, but is it always? Or pencil is greater than cap, pencil is greater than cap, is it always? No. ठीक है, तो only this is our definitely true conclusion. A bookseller sold a number of geography textbooks at the rate of x per book. So a is a variable, x is also a variable. So geography के लिए let's start. What is the rate? The rate is x rupees per book, and what is the number of books? The number of books is a. तो टोटल प्राइस यहाँ पे क्या होगा? ज्योग्राफी बुक का टोटल प्राइस वुड बी x इंटू ए, और टोटल सेल इज बेसिकली x इंटू ए. नाउ लेट्स डू द सेम फॉर हिस्ट्री बुक. A plus 2 number of books, a plus 2 number of books at the rate of x plus 2. What is the total number of sale? X plus 2 into a plus 2. ठीक है. For the last one, that is mathematics, at the rate of x minus 2, and he has sold a minus 2 number of books. ठीक है. So what is the total sale here? x minus 2 and a minus 2. Product. जैसे if the rate of geography book is 10 rupees per book and he sold 5 books, so price क्या बनेगा? टोटल सेल क्या होगा? 10 into 5. इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिया. Okay, what is the total sale? Add all of them. So x into a plus, let's simplify this. This simplified as x into a plus, or let's break it down here itself. यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ब्रेक डाउन करो. x into a and then 2x. x into a is plus 2x plus 2a plus 2 into 2 4 plus xa minus 2a minus 2x माइनस माइनस प्लस 4. ओके, कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगी. माइनस 2x प्लस 2x कैंसल्ड आउट. अभी एक्स ए और यहाँ पे भी एक्स ए, जो 3 टाइम्स एक्स ए प्लस 8. ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट. दिस इज आवर टोटल सेल. 2 person A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A and their position make an angle of 30 degree at the center of the circle. क्या है? पहले let's break this down. We have a circle and let's suppose this is starting from here, the race. So A and B, they are not starting from the same point.
at the start B is ahead of A. B is taking a lead and their position make an angle of 30 degree. So if this is the center, this would be 90 degree. यहाँ तक 90 है. So this may be, this is 30. This is 30, 30 and 30. So somewhere around here is B making an angle of 30 degree between them. Okay. Now, when A reaches the point diametrically opposite to his starting point, what is the starting point of A? A ने यहाँ से start करा है. Diametrically opposite point would be this point. And when he reaches the point diametrically opposite to his starting point, he meets B. मतलब A यहाँ से travel करते हुए along the circular track, when A reaches this point and B has also started moving, he would meet B. So they both meet at this point. Okay. So can we say that A has actually traveled 180 degrees? A has moved by 180 degrees, while B, who has a start of 30 degrees, will only cover 150 degrees to reach here, because we know both of them are reaching here together. So B would be covering only 150 degrees. This is their distance covered. ठीक है. Now let's look at few concepts. Time is equal to distance by speed, and we know when time is same, then speed and distance are directly proportional. What is directly proportional? Directly proportional means, let's take example, 2%. जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. A and B traveling at 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. Who would be covering more distance? Someone who is traveling at a greater speed. So S and D, speed and distance, share direct proportion when the time is same. Is the time same? Yes, the time is same. In the same time, the time taken by A to travel 180 degrees is the same time taken by B to travel 150 degrees. So when time is same, speed and distance are directly proportional, which means whatever is the distance ratio, it becomes the speed ratio. Distance ratio and speed ratio becomes the same. Now, what is asked? What is the ratio of speeds of A and B? Let's simplify this. 6, 5. Option A is our correct fit. Understanding the concepts of proportionality, direct proportion and inverse proportion, बहुत ही important concept है ये. Although TST का concept है, but then again you should know the concept of ratio as well. चलो, I hope this helps. The numbers from 700 to 1000. How many numbers occur in which the digit at 100th place, this is 10th place and this is unit place, is greater than the digit at 10th place, and the digit at the 10th place is always greater than the digit at the unit place. So these are how many numbers. This is what we are looking out for. Okay, the range is given, that is from 700 to 1000. So I can have the 100th, 10th and unit. So this can start from 7, because it cannot start from 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, because इस रेंज में फिर वो नहीं होगा. Okay, now another set of values we can look at, and in that case the numbers must be starting from 8. Another and the last case would be when the numbers would be starting from 9. इन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज़ पे मुझे काम करना है एक्सटेंसिवली. ओके, अब इस पे तो बातें हो गई. आप मुझे बताओ, अगर 7 यहाँ पे है तो t की वैल्यू क्या हो सकती है? द डिजिट एट द 10th प्लेस. द डिजिट एट द 100th प्लेस मस्ट बी ग्रेटर.
So we can have here 6, or we can have here 5, or we can have here 4, or we can have here 3, or 2, or 1. So with 7 we can have these many possibilities. ओके, अब ज़रा इंडिविजुअली चेक करो आप. अगर 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आप 5 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, और इवन अ ज़ीरो कैन बी प्लेस्ड हियर बिकॉज ज़ीरो इज ऑल्सो अ डिजिट. So how many ways or how many options do you have here? You have 6 options here. Yes or no? Now, similarly, how many options do I have here? For the second set, 7, 5, we can have a 4 or 3 or 2 or 1 or 0. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 options. Next, for 7, 4, how many options do I have for the unit place? 3, 2, 1 or a 0. So 4 options. So I'll just write this down as 6 options or 6 ways. Then we can have, or let's not write here ways, let's write here numbers. कि मतलब एक्चुअली में 7 and 6 इसके साथ कितने नंबर्स बन रहे हैं? 6 numbers. Then we can write here 5 numbers, 4 numbers, 3 numbers, 2 numbers and 1 number. Because यहाँ पे आप अल्टीमेटली क्या प्लेस करोगे? देखो जैसे 7, 2, you can place here 1 or a 0. So 2. With 7, 1, you can only place here 0. So only 1 number. Alright. Now, when we have 7 at the first spot, how many numbers we can have? Just count 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. This is 6 into 7 by 2, which is 7 into 3, which is 21 such numbers. Alright. Now, again I'll repeat the same process with 8 being at the 100 place. So we can have here 7 or maybe 6 or 5 or 4 or 3 or 2 or 1. In all of these cases, H is here. I hope you are following this now. सबको आराम से समझ में आ रहा है. Now, with 8 here, 7 here, unit digit must be lesser than the 10th place. So we can have here either 6 or 5 or 4 or 3 or 2 or 1 or a 0. So how many numbers? 7 numbers. So we can write here 7 numbers, 6 numbers, 5 numbers, 4 numbers, 3 numbers, 2 numbers and 1 number. Please add them. So 7 into 8 by 4, which is 28 numbers. This is 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Okay. Let's start with the last one. You know the drill. 9 है तो यहाँ पे 8 आ सकता है. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All of these places here we have 9. Okay. Now, how many numbers we can use here? 8 numbers, then 7 numbers, then 6 numbers, 5 numbers, 4 numbers, 3 numbers, 2 numbers, and a single number. How many in total? That is 8 into 9 by 2, that is 9 fours are 36 numbers. Now, ultimately our answer is the summation of all these numbers. So that is 21 plus 28 plus 36. We have this as 85 numbers. Option C is our correct fit. I hope this helps. A number consists of 3 digits, of which the middle one is a 0 and their sum is 4. Okay, so if we talk about a 3-digit number, this could be in the form of HTU. मतलब ये 3 digits हैं. H here stands for the digit at the 100th place. T here stands for the digit at the 10th place. And U similarly stands for the digit at the unit place. Okay, if you have a number like this, it says the middle one is a 0. Middle number is T. So this becomes H0U. Now H and U are missing values. We have one more data that says if we take the sum of these digits, that is H plus 0 plus U, it is equivalent to 4. Now,
With this data, we can proceed further and look at the question. The question says, if the number found by interchanging the first and the last digit is greater than the number itself by 198, what is the difference between h and u? That is the first and the last digits. Okay. So according to the question, this is our number. And if you interchange the digit, the interchanged number would be something like this. You just interchange h and u. So this is u o h. Now we can use two methods to look at a question like this. One of them is the logical method, wherein we can use the hit and trial method. मतलब in place of h and u I can use certain digits और मैं इसको कैलकुलेशन को आगे लेके जा सकता हूँ, या फिर जो इसका आइडियल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है टू लुक एट अ क्वेश्चन लाइक दिस. चलो, we'll look at both of these methods one by one. Okay, let's start. Now, the sum is equivalent to 4. So can I say if you add this is h plus u, this must be equal to 4. Now, the difference between these two numbers is 198. That is the difference between this number and this number. Okay. Can I say h hit and trial कर रहा हूँ. I'm taking certain values जिनका summation 4 के बराबर आ जाए. So can I take h as 3 and u as 1? तो ये नंबर पहला नंबर बन गया मेरे लिए. The number is 301. Now what is the interchanged number? The interchanged number would be 103. According to the question, the difference must be 198. So let's take the difference. 11 minus 3 is 8. Then we have 1 here, so this becomes 9, and 1 carried forward, we have 198. Bingo. So if we use this with the certain data, I can get to the correct answer. Now, h we have taken as 3, u we have taken as 1. What is the difference between these two? The difference is 2. Option B is our correct fit. ये तो बन गया. Now, let's look at traditional method of solving these questions. What should be our approach? Okay. First up, if we take these digits, the numbers are h, t and u, the different digits of the number formation is often written as, according to the question, number minus the interchanged number is actually 198. Alright, this is what we have. Okay, so number is actually 100h plus 10t plus 1 into u. Because of the places, ये number formation है. मतलब अगर कोई digit यहाँ पे है, जैसे देख लो आप, मान लो मैं लिख रहा हूँ 426, तो 100 into 4 plus 10 into 2 plus 1 into 6. This is 400 plus 20 plus 6, which is equal to 426. I hope आप इसे follow कर पा रहे हो. The number formation minus the interchanged number. Interchange is when you are interchanging u with h. So this is 100 into u plus 10 into t plus h. This must be equal to 198. Alright. Now, we know middle number is a 0. So if I put here a 0, 0 into 10, the resultant is 0. 10 into 0, the resultant is 0 multiplication में. So next step में मैं इस part को eliminate कर रहा हूँ, cancelling these two. So this is 100 into h plus u minus 100 into u minus h. This is 198. I hope you are following this. Now, take the difference. 100h minus h is 99h minus 99u. This is again 198. Taking 99 common, this is h minus u as 198, or
h minus u, which is asked in the question, the difference between the first and the last digit is 198 upon 99. The value is 2. Option B is our correct fit. Now it's up to you. You can use any of the two methods, but if you ask me, I would suggest go for traditional method, because in this you'll always have the definite answer. For the first method, with the help of data, जैसा इस question में data था, तो question बड़े जल्दी बन गया with the hit and trial of the digits. But in some of the question, it might go some length. It's always advisable go with the traditional method. Alright, I hope this helps. Solid cube of 3 centimeter side is painted on all its faces. कौन से color से ये नहीं given है, but it is painted on all sides. Okay. Now it is then cut into small cubes of 1 centimeter. Ideally it was 3 centimeter side. It is cut into smaller cubes of 1 centimeter. How many of the small cubes will have exactly 2 faces painted? Alright. Let's start by drawing the cube here. Okay, so I can start with something like this. A solid block of a cube. Alright, now it's a 3 centimeter cube. मतलब ये 3 centimeter है. This is also 3, this is also 3, this is again 3. But it is cut into 1 centimeter. So 1 centimeter means 1, 1 and 1, which means we have to put 2 cuts. Okay, so let me start by taking 2 cuts here. This is the first cut, this is the second cut. First cut onto the other axis, second cut onto the other axis, first cut onto the z-axis, and the next cut onto the z-axis. Now having done this, आप देखो आपके पास you have got 9 cubes on each layer. There are 3 layers, so we have 9 plus 9 plus 9, which is 27 cubes. Alright, क्या पूछा जा रहा है? How many of these have exactly 2 painted faces? If you look closely, all of these faces are painted because you paint them. But if you look at this cube, it will only be painted onto these 2 sides. If you look at this cube, the ones at the corner, it is painted here, it is painted here, it is also painted on this face, which means it is 3 faces painted. But we are looking out for cubes which have only 2 faces painted. So this is my answer. 1. Okay, can I talk about this cube as well? See, this is also painted on 2 sides only. So this is the second one. Can I talk about this? Yes. So if you look closely, it is always the cubes on the edges, and one on each edge, one on each edge. So if we talk about this edge, we have got one more. Similarly, how many edges are there in a cube? 12. And how many are we getting onto this cube? We get 1 onto each edge. So we have 12 cubes which will have exactly 2 faces painted. I hope this helps. If you want to learn about this topic in depth, check our cubes and cuboids videos in the logical reasoning segment. The playlist is logical reasoning. You can have in-depth knowledge about these type of cubes. I hope this helps.